जरा सोचिए, 22 जनवरी 1666 की एक बहुत सर्द रात है और आगरा के किले में एक अजीब सी खामोशी है। ये खामोशी उस महान मुगल साम्राज्य की आखिरी सांसों की आवाज है, जिसने कभी अपनी शानो शौकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और इस सन्नाटे के बीचों बीच एक 74 साल का बूढ़ा आदमी है, जो कभी हिंदुस्तान का शहंशाह शाहजहां हुआ करता था। ये शब्द एक कैदी पिता ने अपने बादशाह बेटे को खत में लिखे थे। ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये एक युग के खत्म होने की वो दर्दनाक चीख थी जो आगरा किले की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए गूंजती रह गई। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जिस इंसान ने दुनिया को ताजमहल जैसा अजूबा दिया, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए कैसे तरस गया। ये कहानी सिर्फ एक बाप बेटे की लड़ाई की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम के टूटने की जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के इशारे पर चलता था। शाहजहां के इस अंजाम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब वो बादशाह नहीं बल्कि शहजादा खुर्रम था और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने रास्ते बना रहा था। देखिए, 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल दरबार सत्ता के कई गुटों में बटा हुआ था और इसमें सबसे ताकतवर गुट था महारानी नूरजहां का। ऐसे में शहजादे खुर्रम ने अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें हम सब मुमताज महल के नाम से जानते हैं, उनसे शादी की। ये सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसने खुर्रम को सीधे सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। तो खुर्रम ने सही मौके का इंतजार किया। 1622 में उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी। वो नाकाम रही, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर 1627 में जब जहांगीर की मौत हुई तो उसके ससुर आसिफ खान ने उसकी पूरी मदद की। सत्ता के जितने भी दावेदार थे, उन सबको बेरहमी से रास्ते से हटा दिया गया और आखिरकार 1628 में खून से सने रास्ते पर चलकर बादशाह शाहजहां बना। तो शाहजहां बादशाह तो बन गया, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य की उस सबसे बड़ी कमी को कभी नहीं बदला। एक ऐसी कमी, एक ऐसा सिस्टम जिसने हर शहजादे के लिए बगावत करना लगभग तय कर दिया था। देखिए, मुगलों में ना उत्तराधिकार का कोई पक्का नियम नहीं था। यहाँ तैमूर के जमाने की परंपरा चलती थी, तख्त या ताबूत। मतलब या तो सिंहासन मिलेगा या फिर ताबूत। हर शहजादा खुद को अगला बादशाह समझता था। ये एक तरह का जानलेवा खेल था, जहाँ जीतने वाले को ताज मिलता था और हारने वाले को मौत। और ये पूरा सिस्टम ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था। जैसे ही बादशाह बीमार पड़ा या कमजोर हुआ, उसके बेटे, जिन्हें ट्रेनिंग के लिए अपने अपने प्रांत और अपनी फौजें दी जाती थीं, वही फौज लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर देते थे। शाहजहां ने खुद इसी सिस्टम का फायदा उठाकर तख्त हासिल किया था, पर उसने इसे कभी बदला नहीं और यही भूल उसके अपने पतन का कारण बनी। और फिर साल 1657 में ये टाइम बॉम्ब फट गया। शाहजहां की बस एक बीमारी ने उत्तराधिकार के उसी खूनी खेल को फिर से शुरू कर दिया, जिसे खेलकर वो खुद तख्त तक पहुंचा था। हुआ ये कि सितंबर 1657 में शाहजहां बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। जल्द ही उसकी मौत की अफवाह पूरे साम्राज्य में फैल गई। बस फिर क्या था, बंगाल में शाह शुजा, गुजरात में मुराद बख्श और दक्कन में औरंगजेब सब अपनी अपनी फौजें लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। सोचिए, एक साल से भी कम समय में एक बीमारी एक भयानक गृह युद्ध में बदल गई। अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में हराने के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले को घेर लिया, लेकिन उसने किले पर सीधा हमला नहीं किया। उसने एक ऐसी चाल चली जो बहुत शातिर और क्रूर थी। उसने यमुना नदी से किले में आने वाले पानी का रास्ता ही बंद कर दिया। और आखिरकार 8 जून 1658 को, जून की उस तपती गर्मी में पानी के लिए तरसते हुए शाहजहां ने किले के दरवाजे खोल दिए और यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे भयानक सजा। 8 साल अपने ही बनाए महल में एक कैदी की तरह। औरंगजेब की यातना शारीरिक नहीं थी, वो दिमागी थी, मनोवैज्ञानिक थी। उसने शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। और विडंबना देखिए, ये वही खूबसूरत संगमरमरी टावर था जिसे शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। जो कभी प्यार का प्रतीक था, अब वो उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था। उसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। लिखने पढ़ने के लिए कलम और कागज छीन लिए गए। उसे अपने बेशकीमती निजी जवाहरात सौंपने पर मजबूर किया गया।
लेकिन औरंगजेब ने सबसे गहरा जख्म तब दिया जब उसने शाहजहां के सबसे प्यारे बेटे दारा शिकोह का सिर कटवाकर ये खबर जानबूझकर उस तक पहुंचाई। इन 8 सालों तक बाप और बेटे के बीच कड़वाहट भरे खत लिखे जाते रहे। शाहजहां औरंगजेब को लुटेरा और अपने भाइयों का कातिल कहता, और औरंगजेब वो हमेशा धर्म और फर्ज की आड़ लेकर अपने किए को सही ठहराता रहा। वो लिखता था कि उसने ये सब लालच में नहीं बल्कि इस्लाम और सल्तनत को बचाने के लिए किया है। कैद के इन मुश्किल 8 सालों में अगर कोई शाहजहां के साथ था तो वो थी उसके सबसे बड़ी बेटी जहां आरा बेगम, जो अपनी मर्जी से अपने पिता के साथ कैद में रही। और फिर आखिरकार वो दिन आया जब इस कहानी का अंत हुआ, एक ऐसी विडंबना के साथ जो आज भी पत्थरों में कैद है। 22 जनवरी 1666 की सुबह होने से ठीक पहले मुसम्मन बुर्ज की खिड़की से दूर यमुना के पार अपने बनाए ताजमहल को देखते हुए शाहजहां ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इतिहासकार लिखते हैं कि अपने आखिरी पलों में उसने अपने बेटे औरंगजेब को माफ कर दिया था। जहां आरा चाहती थीं कि उसके पिता का अंतिम संस्कार एक शहंशाह की तरह पूरी शान शौकत से हो, लेकिन औरंगजेब ने इससे साफ इनकार कर दिया। शाहजहां के जिस्म को रात के अंधेरे में एक मामूली कफन में लपेटकर एक छोटी सी नाव से यमुना पार ले जाया गया और बिना किसी रस्मो रिवाज के खामोशी से ताजमहल में दफना दिया गया। हम सब ताजमहल को जानते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो वो बनावट में बिल्कुल संतुलित, बिल्कुल सिमेट्रिकल लगता है। हर मीनार, हर दरवाज़ा, हर जाली, सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन इस परफेक्ट बैलेंस को एक चीज़ तोड़ती है। मुमताज़ की कब्र इमारत के ठीक बीचों बीच है, लेकिन शाहजहां की कब्र वो उसके बगल में एक अजीब बेतरतीब तरीके से रखी हुई है। ये उस इमारत के पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। शायद इसलिए क्योंकि शाहजहां की कब्र के लिए ताजमहल कभी डिजाइन ही नहीं किया गया था। शाहजहां का अंत हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अगर वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी पर चलता है, तो एक दिन वही सिस्टम उसी को अपना कैदी बना लेता है। ये सवाल आज भी आगरा के उस मुसम्मन बुर्ज की खामोशी में गूंजता है।